हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग एक नया चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ये बेटा आपके 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी हमारा कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट होते हैं, स्पेशली टेस्टिस, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें ओवरी मेन पार्ट होती है, ओवरी और यूट्रस, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका फंक्शन भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। गैमीटोजेनेसिस में अब हम लोग दो टॉपिक यहां पे पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एक हम लोग बेटा पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है जो कि मेल गैमीट होता है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis मतलब एग जो फीमेल गैमीट होती है, आखिर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग फीमेल में एक स्पेशल मंथली साइकिल पाई जाती है आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, आफ्टर प्यूबर्टी, उसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक तरह की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। उसके बाद बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड इम्प्लांटेशन कैसे होता है। आखिर किस तरीके से मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है, और जाइगोट कैसे यूट्रस तक पहुंचता है। अब जब वो यूट्रस तक पहुंच गया, उसके बाद फिर कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेटा कैसे स्टार्ट होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे पैर्चुरेशन, यानी डिलीवरी किस तरीके की, जो बच्चा है, जो बेबी है, उसकी डिलीवरी कैसे होती है, पैर्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो इतने टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक है बेटा, इतने टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये आज के टॉपिक। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन ह्यूमन के केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो टेस्टिस है ना। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, वो टेस्टिस होता है। इसी तरीके से एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, डक्ट मतलब ट्रैक, पाइप, है ना। कौन कौन से पाइप होते हैं जो दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा। एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंस है, वासा इफरेंशिया है, यूरेथ्रा है। ये सारी चीजें एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में, डक्ट में आती। इसी तरीके से कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेमाइनल वेसिकल है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये तीन तरह के एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल जेनेटेलिया कौन सा होता है, या एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, पेनिस होता है, मेल में पेनिस होता है। और उसी तरीके से जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के वक्त डेवलप होते हैं, वो कौन कौन से, किस किस तरह के चेंजेस होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, किस किस तरह के चेंजेस होते हैं। तो मेल में लो पिच ऑफ वॉइस, है ना, लो पिच ऑफ वॉइस, आवाज का भारी होना, बियर्ड मुस्टैचेस का डेवलपमेंट होना, बियर्ड मुस्टैचेस का, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो हिप्स, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं विच डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी। बोलिए बेटा, यहां तक बात समझ में आई, विच डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये एक मैंने
एक स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, ये इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले ऐसे देखिए, ये टेस्टिस है, ये जो है ना, ये टेस्टिस है। और टेस्टिस जो होती है ये एक तरह के पाउच में होती है। टेस्टिस बेटा ये एक तरह के पाउच में होती है जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं या स्क्रोटल सैक भी कहते हैं, इसे स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस होती है। टेस्टिस दो काम करती है, स्पर्म का भी फॉर्मेशन करती है जो कि मेल गैमीट होता है, उसके साथ साथ जो मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, वो भी इसी टेस्टिस के जरिए से रिलीज किया जाता है। बात समझ में बेटा? मैंने आपसे क्या कहा कि टेस्टिस जो होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन के जस्ट बाहर की तरफ वो प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं। एक बात यही बता दे रहा हूं टेस्टिस के लिए बेटा, टेस्टिस जो होती है बिफोर बर्थ, बिफोर डिलीवरी, जो मेल बेबी होता है उसकी डिलीवरी से जस्ट पहले वो टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमेन में पाई जाती है, एब्डोमेन में पाई जाती है। लेकिन एट द लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में क्या होता है, वो एब्डोमेन से मूव करके कहां चला जाता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो कि एब्डोमेन के बाहर की तरफ होता है, उसके इसे हम लोग स्क्रोटल सैक कहते हैं। अब ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों जो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सैक में मूव कर जाती है, क्यों वो एब्डोमेन में नहीं रहती है? उसका रीजन सुन लीजिए। आपको ये बात पता है बेटा कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म को फॉर्म करने के लिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए वो इस टेम्परेचर से 2 से 2.5 या 3 डिग्री कम होना चाहिए। यानी हम मान के चले कि ये 37 डिग्री है तो वो उसको 34, 34.5, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अगर टेस्टिस बॉडी में रहेगी यानी एब्डोमेन में रहेगी तो उसको ये 35 डिग्री या 34 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा और स्पर्म तो बनेगा लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी इस टेम्परेचर पे। इसीलिए वो एब्डोमेन में चला जाता है जहां पर फैट नहीं होती। उसका एक बड़ा रीजन ये होता है कि क्यों आखिर स्क्रोटल सैक में टेम्परेचर क्यों कम होता है बॉडी के मुकाबले में, क्यों वहां पे टेम्परेचर कम होता है? उसका एक मेन रीजन ये है कि स्क्रोटल सैक में फैट एब्सेंट होती है, फैट नहीं होती है, और फैट ना होने की वजह से वहां का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ठीक है बेटा, वहां का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है और ये एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है टेस्टिस के लिए ताकि वो आसानी से स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा, अब टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटम से एक टिश्यू से अटैच होती है जिसे हम लोग गुबर्नकुलम कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग गुबर्नकुलम कहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, टेस्टिस के जस्ट ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एपिडाइडमिस कहते हैं। स्पर्म बेटा जब यहां पर बनता है ना टेस्टिस में, उसे हम लोग स्पर्मेटोजुआ कहते हैं। अभी वो इनएक्टिव होता है और उसमें एनर्जी नहीं होती है। उसके बाद वो जाके स्टोर होता है एपिडाइडमिस में। यहां से बनने के बाद वो एपिडाइडमिस में चला जाता है और एपिडाइडमिस में क्या होता है? एपिडाइडमिस में फिर वो एक्टिवेट होता है, उसमें नरिशमेंट होता है, उसका एक्टिवेट होता है और फिर वो इस पाइप के जरिए से, इस पाइप के जरिए से, ठीक है बेटा, इस पाइप के जरिए से जिसे हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, इस पाइप के जरिए से, है ना, वो यहां से आता है। देखिए ऐसे ऐसे, फिर उसे, ये जो स्पर्म है उसे फिर 3 ग्लैंड मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक है बेटा सेबाइनल ग्लैंड, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। इनके जो फ्लूइड होते हैं, इन तीनों ग्लैंड्स के जो फ्लूइड होते हैं, सेमाइनल फ्लूइड जो होते हैं इनके, इन तीनों ग्लैंड के जो फ्लूइड होते हैं बेटा, है ना, वो क्या करते हैं? स्पर्म को फ्लो करने में आसानी प्रोवाइड करते हैं। अब स्पर्म क्या होता है, यहां से आगे जाता है ना, देखिए यहां पे ये सेमाइनल वेसिकल हो गया, ये क्या है, ये दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड और ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, फिर यहां से फिर वो देखो ये यूरिथ्रा है। अगर आप यहां पे देखिए तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मेल के केस में, मेल में जो यूरिथ्रा जो होता है ये कॉमन पाइप होता है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। देखो
यूरिनरी ब्लैडर है, आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में स्पर्म होता है, सॉरी यूरिन होता है। अब वो यूरिन यहां से आएगा और देखो, और यहां पर होगी पेनिस, ठीक है, ये पेनिस होगी क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटेलिया होती है पेनिस। अब इसी रास्ते से यूरिन भी निकलेगा बॉडी के बाहर, और इसी रास्ते से देखो, इसी रास्ते से क्या है, यूरेथ्रा के ही रास्ते से क्या आ रहा है, स्पर्म भी आ रहा है। बात समझ में? तो ये जो इसका फ्लूइड होगा, एक बार बता दे रहा हूं, फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म को हम लोग कहते हैं सीमेन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इन दोनों को मिला के हम लोग सीमेन कहते हैं। यानी बॉडी के बाहर जो चीज रिलीज होती है, जो लिक्विड रिलीज होता है, उसमें असल में दो चीज होती है। एक तो स्पर्म होता है और दूसरा उसमें क्या होता है, सेमाइनल फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स, लिक्विड फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बात समझ में आई बेटा? तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। बोलिए, बात समझ में आई? आगे चले। अब एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबको। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। टेस्टिस क्या होती है? ये मेल गोनाड होता है, और टेस्टिस ही वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म का भी फॉर्मेशन करता है, यानी मेल गैमीट का भी फॉर्मेशन करता है, एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी बेटा ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस की साइज कितनी बड़ी होती है? लेंथ में होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ में होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ओवल शेप की होती है। टेस्टिस जो है ये ओवल शेप की होती है। मैंने आपको बता दिया बेटा, टेस्टिस हमारे एब्डोमेन से बाहर एक पाउच में होती है, जिसे हम लोग स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं। क्यों होती है उसका भी मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया था कि इस टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 या कहीं कहीं 3 डिग्री टेम्परेचर भी लिखा रहता है, 3 डिग्री सेल्सियस, तो उस कम चाहिए होता है। देखिए यहां पर लिखा है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए ऐसी केस हो जाए कि मैंने आपसे कहा कि टेस्टिस तो वैसे कहते बिफोर बर्थ ये पाई जाती कहां पे, ये एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन में पाई जाती है, और फिर वो मूव कर जाती है स्क्रॉटल सैक में। अगर मान लीजिए वो मूव नहीं कर पाई, तब क्या होगा? उस केस में जो भी पर्सन है वो स्टेराइल हो जाएगा, और इस प्रॉब्लम को हम लोग क्रिप्टोकार्डिज्म कहते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्रिप्टोकार्डिज्म, देखिए क्रिप्टोकार्डिज्म कहते हैं व्हेन टेस्टिस फेल टू मूव फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रॉटल सैक। एब्डोमेन से स्क्रॉटल सैक में जब वो नहीं मूव कर पाती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोकार्डिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि टेस्टिस जो होती है वो स्क्रॉटम की वॉल से अटैच होती है एक टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम लोग गुबर्नाकुलम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, गुबर्नाकुलम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए टेस्टिस का रिमूव कर दिया जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कैस्ट्रेशन कहते हैं, और ये किया जाता है कैटल के केस में, है ना। कैटल के केस में ये काम किया जाता है। आप लोगों ने देखा है कभी जो बुल होते हैं, बुल फाइटिंग आप लोगों ने देखा है, टीवी में देखा होगा, वो बुल फाइटिंग जो होते हैं, वो जो बुल होते हैं, या कभी आप लोगों ने हमारे यहाँ मतलब दिल्ली में भी कभी आप लोगों ने सड़कों पे जो बुल की फाइटिंग देखी होगी, कितनी खतरनाक होती है ना, वो देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन यही वो बुल होते हैं जिनको फिर बुल, और यही वो बुल होते हैं जब जिनका कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है, टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। अब उन्हें बेटा हम लोग ऑक्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? डोकाइल होते हैं, मतलब आसानी से इन्हें हैंडल किया जाता है। आप लोगों ने देखा, ये एक चीज ये भी देखी होगी, खेतों में जो हल नहीं होता है, खेतों में जो खेतों की जो जुताई होती है वो हम ऑक्स से करते हैं, नहीं करते? ठीक है, आजकल ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ जगह अभी भी जिनके पास ट्रैक्टर नहीं होते वह कहते बैलों का इस्तेमाल होता है, वो ऑक्स होते हैं। तो आखिर वही एक बुल जो कि इतना खतरनाक होता है कि आप
सोच नहीं सकते हैं, उसे आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करने से, उसके टेस्टिस रिमूव करने की वजह से वो इतना सीधा हो जाता है कि आप उसे आसानी से हैंडल करते हैं, और अब उसे आप ऑक्स कहते हैं। डोकाइल मतलब होता है जिससे आप आसानी से हैंडल कर सकें, है ना, आसानी से हैंडल किया जा सके, उसे डोकाइल कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि असल में ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे बताया कि टेस्टिस जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, और कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक बड़ा काम ये होता है एग्रेसिवनेस में। जो मेल के अंदर जो एग्रेसिवनेस होती है उसमें एक बड़ा रोल इसका होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर टेस्टिस रिमूव हो गई है, इसका मतलब कि टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा तो उसके अंदर जो एग्रेसिवनेस आती है वो नहीं आएगी, ठीक है, या बहुत कम हो जाएगी। तो वही मैंने कहा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन, और ये काम किया जाता है, इट इज डन इन कैटल टू मेक देम डोकाइल। मैंने कहा कि बुल को ऑक्स में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैस्ट्रेशन। चलिए बेटा आगे। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आप टेस्टिस का टीएस करेंगे, है ना, टेस्टिस का टीएस करेंगे तो आप ये देखेंगे उसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। यानी टेस्टिस जो है वो इस तरीके से, ऐसे मैं कहूं, ऐसे कंपार्टमेंट्स में बटी होती है। कितनी बटी होती है? 2 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। उसे हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो कंपार्टमेंट मैंने दिखाया बेटा, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है। कितने हैं ये? 250, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट में जो होता है, हर एक कंपार्टमेंट जो होता है उसमें फर्दर 1 से 3, है ना, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। यानी ये एक कंपार्टमेंट है। अब इसमें एक कंपार्टमेंट में बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 2 3। इसी तरीके से यहां पर भी होगा, ठीक है, जैसे यहां पर मैंने ये दिखाया है, देखो। तो ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है बेटा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एंड ईच लॉब्यूल, हर एक लॉब्यूल जो होगा, कंटेन 1 to हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं उसे। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस विद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, बात तो ठीक है कि हम कहते हैं टेस्टिस के अंदर होता है, लेकिन अगर कभी और डीप में जाया जाए, ये पूछे कि भाई टेस्टिस में भी एग्जैक्टली कहां होता है, तो आप कहेंगे टेस्टिस का जो एक पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, असल में उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई? अब ये एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। देखो ये जो है, ये पूरा, ये क्या है बेटा? ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ठीक है, ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल में अभी हमने क्या कहा? 1 से 3, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है बेटा, ये 3 है। इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ एक को, जो सेकंड वाला है, उसे एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से तीनों में होता है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो ये देखो, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक है और ये एक है। इनके बीच में एक सेल पाई जाती है जिसे हम लोग लीडिंग सेल कहते हैं, या इसे हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। अब देखते हैं जरा हम लोग कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो वो सेल जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है उसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। देखो ये जो लेयर मैंने दिखाई है ना, स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया में कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसे मैंने येलो से दिखाया है, उसे हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं। अभी मैं इसका फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद कौन सी सेल होती है, वो डेवलप करती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप करती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप करती है तो बेटा स्पर्मेटिड बनाती है, और स्पर्मेटिड जब डेवलप करता है तो स्पर्म प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म बनता है। बात समझ में आ गया? स्पर्मेटिड जब डेवलप करता है तो क्या बनाता है? स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म फॉर्मेशन करता है। बोलिए, जो मैंने ये चीज यहां पर दिखाई है, यही सेम चीज यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी। और ये डायग्राम तो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसका हमें एक्सप्लेन करिए। बोलो बेटा, बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ये जो मैंने इस तरीके से एरो दिखाया ये भी इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर मैंने आपसे बताया कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लीडिंग सेल होती है। इसका काम क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन,
और इसमें जो ये जो सर्टोली सेल्स मैंने दिखाया है इस तरीके से, ये जो सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है, या कह दीजिए आप इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है ना, स्पर्मेटोगोनिया के बीच में पाया जाता है। और इनका काम क्या होता है, ये असल में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसे नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, ये सर्टोली सेल्स ही इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, अभी हमने बताया इसके अंदर दो सेल होती है, एक तो स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगी, देखो ये एक तो स्पर्मेटोगोनिया हो गई, भाई यही स्पर्मेटोगोनिया फर्दर डेवलप करके स्पर्म बना रही है ना, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया डेवलप की तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी डेवलप किया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी डेवलप किया तो स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड जब डेवलप किया तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें दो तरह की सेल होती है, एक तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल होती है, और दूसरा क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है। देखो ये चीज बात मैंने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल हैं, एक तो मेल जर्म सेल यानी जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इसका काम क्या होता है बेटा, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। दूसरी जो है सर्टोली सेल या नर्स सेल है, दूसरी बेटा जो सर्टोली सेल या नर्स सेल है, उसका काम क्या होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। बोलिए, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है बेटा, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, इन बिटवीन दी या आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है। देखो आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में तीन चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स होती हैं, दूसरा इसमें लीडिंग सेल होती है, मैंने आपको बताया वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और तीसरा इसमें इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखो, उसमें आती है मैक्रोफेज, पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने 11th में ब्लड वाले चैप्टर में, सर्कुलेटरी सिस्टम वाले में। मैक्रोफेज हो गया, दूसरा है मास्ट सेल, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स में। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो लीडिंग सेल होती है, इसे बेटा हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। इसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, और ये क्या करती है, मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन, और उसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये बेटा ओपन होती है रेटी टेस्टिस में, है ना। देखो रेटी टेस्टिस में, यहां पर मैंने एक तुम्हें पूरा फ्लो दिखाया है कि स्पर्म किस तरीके से फ्लो करता है। सबसे पहले बेटा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो आ जाएगा रेटी टेस्टिस में। ठीक है, रेटी टेस्टिस से आ गया वो वासा इफरेंशिया में, फिर वो आएगा एपिडाइडमिस में, फिर वो आएगा वास डिफरेंस में, फिर वो एम्प्यूला में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में, और उसके बाद यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में बेटा यूरेथ्रा के बाद क्या होगा, वो फिर पेनिस में आएगा, और पेनिस से फिर वो बॉडी के बाहर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई। ये जो मैंने आपको पूरा फ्लो दिखाया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये पूरा फ्लो है कि किस तरीके से स्पर्म जो है ये फ्लो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब ये पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। अब दूसरा है एपिडाइडमिस। मैंने आपसे कहा था कि एपिडाइडमिस का काम ये होता है कि जो स्पर्मेटोजुआ है ना, उसे वो स्टोर करता है ना, स्टोर करता है और उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब थर्ड पे आ जाइए, कौन है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है मेल के केस में, है ना, मेल के केस में बेटा
ये कॉमन पाइप होता है यूरिन के रिलीज होने और स्पर्म के रिलीज होने के लिए। और जो यूरेथ्रा जो मेल में है वो ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा बड़ी साइज का होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। यहां मैं लिख दे रहा हूं, मेल में ये ज्यादा बड़ी साइज में होता है बनिस्बत की फीमेल में। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज होती है यूरेथ्रल मीटस, है ना। यूरेथ्रल मीटस क्या होती है? द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, मैंने आपको बता दिया, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। जो पेनिस की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे ही हम लोग वहां तक की जो हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सब स्ट्रक्चर है पेनिस। पेनिस क्या होता है? ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल का, और पेनिस में बेटा इजैकुलेटरी टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, पेनिस में इस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं जिसकी वजह से स्पर्म क्या होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट टिश्यूज पाए जाते हैं जिसकी वजह से जब उसमें ब्लड आता है ना, ज्यादा ब्लड आने की वजह से क्या होता है, उसमें इरेक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, पेनिस की जो एंड होती है उसे हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं, और वो एक स्किन से कवर होती है। उस स्किन को हम लोग प्रिप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। और कुछ रिलीजन में, जैसे मुस्लिम रिलीजन है, ज्यूज है, उसमें क्या होता है, इसी प्रिप्यूस या फोर स्किन को रिमूव कर देते हैं, हटाते हैं। उसे हम लोग सर्कमसिशन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या कि जो पेनिस का जो आगे वाला पोर्शन है ना, उसे हम लोग ग्लैंस पेनिस कहेंगे। आगे वाले पोर्शन को ग्लैंस पेनिस कहेंगे। और इस ग्लैंस पेनिस पे जो स्किन होती है ना, उसे हम लोग बेटा प्रिप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। कुछ रिलीजन में, जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम में, ज्यूज में, उसमें ये एक वहां उनके क्या कस्टम होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि इस फोर स्किन को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग सर्कमसिशन कहते हैं। कहा यह जाता है कि ये मेडिकली बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से ये चीज होती है। कहां तक हो गया बेटा? तो यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने बेटा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, है ना, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग मेल में जो 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट है, सेमिनिफेरस सेमाइनल वेसिकल है, और तीसरा आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, उन तीनों को हम लोग जरा देखते हैं। तो सेक्स ग्लैंड बेटा, सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अलावा जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है या सेमाइनल वेसिकल है, वो कैसा होता है? वो पेयर होता है, वो पेयर में होता है, पेयर्ड होता है। लेकिन ये कैसा होता है? ये बेटा सिंगल होता है, ये पेयर शेप का होता है। और मैंने आपको बताया सीमेन में 20% जो फ्लूइड होता है, 20% वो प्रोस्टेट का फ्लूइड होता है। 20% जो फ्लूइड होता है वो किसका होता है? प्रोस्टेट का होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बेटा एक खास बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त प्रोस्टेट बहुत लेस डेवलप होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, प्रोस्टेट भी ग्रो करता है। और जैसे ही वो बुढ़ापे के लिए पहुंचता है, फिर प्रोस्टेट क्या होता है? लेस डेवलप हो जाता है। देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रोस्टेट ग्लैंड इज पुअरली डेवलप, बहुत पुअरली डेवलप होता है। एंड इट अंडरगोन डिवीजन एट प्यूबर्टी एंड देन डीजनरेट इन ओल्ड एज। यानी आप कह सकते हैं ऐसे, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? प्रोस्टेट क्या है, यहां पे लेस डेवलप था, जैसे जैसे एज बढ़ी डेवलप हुआ, फिर जैसे उसके बाद फिर कम होने लगता है। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसका मेन काम क्या होता है? वो स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाता है ना, स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अच्छा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, उसमें बहुत तरह के सिक्रीशंस होते हैं। जैसे इसमें सिट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, कुछ एंजाइम होते हैं जैसे एसिड फॉस्फेटेज है, प्रोफिब्रिलाइसिन है, अमाइलेज है, ये इस तरह के एंजाइम्स होते हैं।
अगर मान लीजिए किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव कर दिया जाए, और ये होता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर देखा गया है, तो उस केस में स्टेरिलिटी हो जाएगी अगर प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है, सेमाइनल वेसाइकिल। सेमाइनल वेसाइकिल का जो फ्लूइड होता है, सेमाइनल फ्लूइड जो होता है, वो स्पर्म में उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इसी का होता है। देखिए ये 1 पेयर तो होता है, लेकिन 50% ऑफ दिस सीमेन होता है। सीमेन का जो भी पूरा जो लिक्विड है उसका 50% किसका होता है, सेमाइनल वेसाइकिल का है। ठीक है, और इसमें बेटा जो सेमाइनल वेसाइकिल का फ्लूइड होता है उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है फ्रुक्टोज, है ना। ये जो फ्रुक्टोज ये इसलिए होता है ताकि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। भाई स्पर्म मूव करेगा ना तभी तो वो फीमेल की बॉडी में जाएगा, और फीमेल की बॉडी से वो कहां पहुंचेगा, फीमेल की बॉडी में वो जाएगा, यूट्रस से होते हुए फिर वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तभी तो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो उसको चलना है, चलने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए बेटा। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई। एक तो अच्छा, एक और बात बता रहा हूं कि हमारी पूरी बॉडी में फ्रुक्टोज जो है वो सिर्फ एक जगह पाया जाता है, और वो कहां पाया जाता है, सेमाइनल वेसाइकिल के फ्लूइड में, सिर्फ और सिर्फ। और ये भी बता दें ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में ये नहीं होता है। इसीलिए जब अगर कोई रेप हुआ है किसी का, और अगर चेक करना है तो ये असल में फ्रुक्टोज ही चेक करते हैं कि क्या बॉडी में फ्रुक्टोज है या नहीं। अगर फ्रुक्टोज है तो इसका मतलब ये है कि रेप हुआ है, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो फीमेल की बॉडी में नहीं होता, मेल की बॉडी में होता है और सिर्फ एक जगह होता है। बात समझ में आई। तो ये फ्रुक्टोज इसलिए। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हियालुरोनिडेज एंजाइम, ये सारी चीजें जो होती है सेमाइनल वेसाइकिल के फ्लूइड में पाई जाती है। ये बेटा हियालुरोनिडेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब जो सीमेन है विद स्पर्म जब फीमेल की बॉडी में जाता है, तो फीमेल की बॉडी में जो सर्वाइकल जो वेजाइना वाला पोर्शन होता है वहां पर म्यूकस पाई जाती है ना, म्यूकस पाई जाती है। तो म्यूकस जो होते हैं बेटा, म्यूकस असल में बने होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के। तो जरूरी यह है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड को बर्स्ट किया जाए, तभी तो स्पर्म आगे बढ़ पाएगा, यूट्रस में जा पाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जा पाएगा। तो उसको कौन ब्रेक डाउन करता है, हियालुरोनिडेज एंजाइम उसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है बेटा, उसका ब्रेक डाउन करता है। सबसे लास्ट में है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ये पेयर में होता है। दूसरी चीज देखिए, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को फिर से देखिए तो उसी से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन समझ में आएगा। आप ये देख रहे हैं कि मेल के केस में और फीमेल के केस में, मेल के केस में जो पाइप है ना, ये जो पाइप है यूरेथ्रा, यही वो सिंगल पाइप है, कॉमन पाइप होता है स्पर्म के रिलीज का भी और यूरिन का रिलीज का भी। अब अगर मान लीजिए अगर ऐसा हुआ है कि मान लीजिए किसी ने यूरिन रिलीज किया है, तो यूरिन रिलीज किया बेटा तो कुछ ड्रॉप्स तो यहां रह ही जाएंगे, और आपको पता है कि यूरिन कैसी होती है, एसिडिक होती है। मान लीजिए यूरिन कुछ ड्रॉप्स रहेंगे। अब अगर यहां पर अगर स्पर्म आएगा और अगर इस यूरिन से टकरा गया तो क्या होगा, उसकी तो डेथ हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी डेथ। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इसलिए क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सबसे पहले, क्योंकि देखो ये सबसे करीब है और तो सब पीछे हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सबसे पहले अपना सिक्रीशन रिलीज करता है। ये सिक्रीशन क्या करते हैं बेटा, ये सिक्रीशन क्या करते हैं, ये जो यूरिन के ड्रॉप्स है ना, जो कि एसिडिक है, इनको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। बात समझ में, ये इनको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो और लुब्रिकेशन जो होता है ना, वो भी इसी की वजह से होता है। इट लुब्रिकेट यूरेथ्रा एंड क्लीन एसिडिक यूरिन। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये पेनिस से सबसे करीब होता है, देखा आपने है ना, सबसे करीब होता है, इसीलिए और ये पहले रिलीज भी होता है, जिसकी वजह से वो यूरिन जो है उसे भी न्यूट्रलाइज करेगा, प्लस जो लुब्रिकेशन होता है स्पर्म में वो भी इसी की वजह से होता है। ठीक, सॉरी स्पर्म में कह रहा हूं, जो पेनिस में लुब्रिकेशन होता है वो इसी की वजह से होता है। लास्ट बेटा, द सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। ये बात सही है कि स्पर्म के रिलीज होने से पहले जो लिक्विड रिलीज होता है वो असल में यही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड ही होता है।
तो ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया क्या, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी और ये सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।